अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इंटरमीडिएट फिजिक्स पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के टोटल 3 पार्ट्स बनाए गए हैं, तो आज हम इसके दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। बकिया पार्ट्स के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू होगा इस पार्ट 2 का, वो है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फोर्स जो एक्सपीरियंस होती है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, जिसको प्लेस किया जाता है एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानते हैं कि जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, जैसे कि आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लेट इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके दरमियान क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं इन दो प्लेट्स के दरमियान, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये चार्ज जो है इसको इस पॉजिटिव चार्ज से रिपल्शन मिलेगी और इस नेगेटिव चार्ज से, नेगेटिव प्लेट से अट्रैक्शन मिलेगी। तो ये चार्ज जो है इस पॉइंट से, इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इस पर क्या लगी है? फोर्स। अब ये जो यहाँ पूछा गया है वो क्या है? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। ये क्या कहलाती है? कूलम फोर्स। हम जानते हैं कूलम फोर्स या दो चार्जेस के दरमियान होती है। फैराडे फोर्स, लॉरेंस फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू QE, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन अगर आप देखें, अगर मैं इसको चार्ज पे डिवाइड कर दूं तो ये क्या आता है? E इज इक्वल टू F/Q। इसका ट्रू आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसका ट्रू आंसर ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज दैट वन इज द वेक्टर इन कैरेक्टर। कौन सी क्वांटिटी है इन चार में से जो कि वेक्टर रखती है? इलेक्ट्रिक चार्ज। आप जानते हैं चार्ज जो है ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, दिस इज ई, ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये किसके बराबर होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज के। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप जानते हैं एनर्जी जो होती है, एनर्जी स्केलर होती है, ठीक है, वो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है? स्केलर है। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास जो ट्रू ऑप्शन होगी वो कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो नोन एज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। इसका दूसरा नाम क्या है? नंबर 1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नंबर 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर 3 पोटेंशियल ग्रेडियंट, नंबर 4 नन। इसका ट्रू ऑप्शन है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये कैसे आता है? तो याद रखिएगा, हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था, E इज इक्वल टू नेगेटिव डेल V ओवर डेल आर। ये डेल V ओवर डेल आर जो टर्म है, ये एक्चुअली में क्या कहलाती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक्चुअली में नेगेटिव होता है इन ऑफ ग्रेडियंट पोटेंशियल, या पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। डेल्टा भी क्या है? चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। और डेल्टा वी और डेल्टा आर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कितना चेंज हुआ है, उसकी जो आप निकालते हैं डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ये एक्चुअली में क्या आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जी, तो देखिएगा ये आगे फार्मूला भी पूछा गया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज डेल ई ओवर डेल वी, ये भी नहीं है, माइनस डेल ई ओवर डेल वी, ये भी नहीं है, डेल आर ओवर डेल वी, ये भी नहीं है। तो हमने पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? नेगेटिव डेल वी ओवर डेल आर। ये किसके बराबर होता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के
बराबर होता है। ठीक है, इस फार्मूले को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस फार्मूले से हम जो है इसके यूनिट्स भी निकालते हैं। जी, तो आइए ज़रा नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर या न्यूटन मीटर। तो देखिएगा, सबसे इजी वे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप सबसे पहले अपना फार्मूला लिखें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास फार्मूला जो होता है, जब हमने सबसे पहले पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। दिस इज द राइट चॉइस, ऑप्शन नंबर बी। जी, तो इस नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन ओवर कूलम। कहता है कि अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है इसका यूनिट करता है न्यूटन पर कूलम। यहाँ न्यूटन पर कूलम है तो इसका दूसरा यूनिट क्या होगा जो न्यूटन पर कूलम के बराबर होता है? तो फर्स्ट यूनिट का वोल्ट, सेकंड वॉल्ट, नंबर 3 जूल एंड नंबर 4 वोल्ट पर मीटर। जी, तो फोर्थ ऑप्शन है वोल्ट पर मीटर। हमने पढ़ा था कि E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। इसके मुताबिक तो फार्मूला हमारे पास जो था E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, इस फार्मूले के मुताबिक तो हमारा यूनिट बनता है न्यूटन पर कूलम। लेकिन अगर हम बात करें नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट की, तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड था, नेगेटिव डेल वी ओवर डेल आर। ठीक है, ये डेल वी का यूनिट क्या था? वोल्ट। डेल आर का क्या था? मीटर। इसका मतलब है कि न्यूटन पर कूलम जो है किसके बराबर होता है? वोल्ट पर मीटर के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। इन फार्मूलाज के ध्यान में रखिएगा तो फिर इसका आंसर इजीली बंदा दे सकता है। जी, तो फिर आगे नेक्स्ट वही चीज़ आगे जो भी मैंने आपसे डिस्कस की है कि द यूनिट ऑफ वोल्ट पर मीटर इज इक्वलन टू, वोल्ट पर मीटर किसके बराबर होता है? तो वोल्ट पर मीटर बराबर होता है न्यूटन पर कूलम के। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज। तो याद रख लिए स्टूडेंट, फ्लक्स जो है ना, फ्लक्स एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वो चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होगी? नंबर फर्स्ट ऑप्शन है कि इसमें डॉट प्रोडक्ट आता है। किसी भी दो क्वांटिटीज में डॉट प्रोडक्ट आता है तो उनका जो प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? स्केलर। तो इस तरह ऑप्शन बी जो है इसमें क्रॉस आ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन फोर में वी एन आ रही है, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब देखिएगा कि फ्लक्स किसका पूछा गया। अगर तो बात की गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई और वेक्टर एरिया ए का। ये दोनों क्या है? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज ऑप्शन सी। ठीक है, ए डॉट बी भी इसका ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता ए क्या है बी क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का और वेक्टर एरिया का। ठीक है, और चूंकि डॉट है तो लिहाजा डॉट से जो हम आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। इस तरह अगर वो कहता है आगे नेक्स्ट चैप्टर में जाके आप जब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट ही है, लेकिन उसमें ई की जगह क्या आ जाता है? ई की जगह वहाँ पे बी आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है व्हेन वेक्टर एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन। जब वेक्टर एरिया जो है फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर किया जाता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेगेटिव, मैक्सिमम, मिनिमम और जीरो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या? इसको देखें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट ए। चूँकि डॉट प्रोडक्ट आता है दो वेक्टर्स के दरमियान, तो लिहाजा ई ए कोज ऑफ थीटा, ये हमारे पास इसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब देखिएगा वो कहता है कि वेक्टर एरिया जो है, ये जो वेक्टर एरिया आपके पास ए है, जब ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन क्या है कि एंगल क्या हो जाएगा? थीटा आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, जब एंगल 90 डिग्री होगा किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ। यानी कि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एंगल क्या हो? 90 डिग्री। जब वेक्टर एरिया को आप परपेंडिकुलर रखें किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स के, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी? तो देखिए 90 है, थीटा 90 है, तो कोस ऑफ 90 पे वैल्यू क्या आती है? ज़ीरो।
तो जब cos 90 पे वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे अगर मैं 0 की वैल्यू पुट कर दूँ तो EA जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स आपके पास हो जाएगा 0। तो इसकी ट्रू ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देखिएगा ज़रा, इसको मैं थोड़ा सा आपको ग्राफिकली बताता हूँ कि आपके पास ये एक सरफेस है, ठीक है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो इसके नॉर्मल होगा, यानी कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। दिस इज वेक्टर एरिया ए। और वेक्टर एरिया क्या होता है, दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस। और इस वेक्टर एरिया की जो मैग्नीट्यूड होती है, जो लेंथ होती है, वो एक्चुअली में ये जो सरफेस एरिया है आपके पास ये वाला, इस सरफेस एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। ठीक है, अगर वेक्टर एरिया आपका परपेंडिकुलर सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी इस डायरेक्शन में है, तो आप देख सकते हैं ए और ई में जो आपके पास एंगल बनता है वो कितना है, 90 डिग्री। तो इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, तो ये आप जानते हैं कि जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। यानी कि अगर मैं कहूँ कि वेक्टर एरिया ए है और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वेक्टर एरिया की डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इस केस में ई और ए जो है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो cos 0 पे क्या आंसर देता है, 1। तो उसके नतीजे में फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स। वो आगे एमसीक्यू जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर था, तो उस केस में क्या आया, 0 फ्लक्स। जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, व्हेन वेक्टर एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जब वेक्टर एरिया को पैरेलल रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी, तो हमने अभी देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया दोनों क्या है, पैरेलल डायरेक्शन में थी, और cos थीटा क्या हो जाएगा, थीटा आपके पास हो जाएगा 0, और cos 0 पे क्या वैल्यू देता है, 1, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो फ्लक्स आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स इज इक्वल टू फाई नॉट इज इक्वल टू ई ए और कोज ऑफ थीटा, जो कि क्या किसके बराबर था, 1 के। ठीक है जी, तो इससे नेक्स्ट ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब देखिएगा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, याद रखिएगा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट यानी कि फाई ई का। ठीक है, हमने जो पीछे पढ़ा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली में किसके बराबर होता है, ई ए के। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, मैक्सिमम की बात करूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड करंट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। एरिया के यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका ट्रू ऑप्शन होगा। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन पर कूलम, साथ में क्या है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस इज द ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी हमने डेरिवेशन भी की थी बुक में। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के द्वारा, दो चार्ज प्लेट्स हैं जिन पे ऑपोजिट चार्ज सपोज कीजिए, इस प्लेट पे पॉजिटिव, इस प्लेट पे नेगेटिव। अगर इसके दरमियान सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो याद रखिएगा, जब आपके पास ऑपोजिटली चार्ज प्लेट होंगी तो इसके नतीजे में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज द ट्रू ऑप्शन। इस तरह ही एक एमसीक्यू और पूछा जाता है जो कि सेम इसी तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो एमसीक्यू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर एंड, अब इसमें लफ्ज है इन्फिनिट प्लेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी, कि आप इन्फिनिट प्लेट है, पीछे क्या था कि दो प्लेट्स के दरमियान थी, जैसे कैपेसिटर के दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया था, यहाँ पे क्या है, इन्फिनिट प्लेट्स। तो इस इन्फिनिट प्लेट्स का जब नाम आएगा तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों में फ़र्क याद रखिएगा। ठीक है, इन्फिनिट प्लेट आएगा तो ये, और अगर तो सिंपल वो कहता है जैसे कि ऊपर कहा गया था कि दो प्लेट्स के दरमियान अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी हो तो उसके लिए आंसर क्या होगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन ए। लेकिन अगर इन्फिनिट प्लेट का कहा जाए तो क्या आएगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। इफ अ चार्ज बॉडी, जब कोई चार्ज बॉडी को मूव करवाते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल गेन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी फील्ड्स के अगेंस्ट वर्क होता है, ठीक है, तो आपकी जो एनर्जी होगी वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। एनर्जी किस तरह स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में उस बॉडी में।
इसके पास एक और आंसर भी है कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है आपके पास, नेगेटिव डेल वी ओवर डेल आर। ठीक है, डेल वी आपके पास क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो जब भी आप फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो आपके पास जो गेन होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि आपके पास ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे और एक पे नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको पॉजिटिव प्लेट से रिपल्शन मिलेगी, नेगेटिव से अट्रैक्शन मिलेगी, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर हम इस चार्ज पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, उसको फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ये क्या गेन करेगा, तो ये गेन करेगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे पास इसके पार्ट 2 में ये एमसीक्यूज थे। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी पार्ट 3 में इसके बाकी एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।